हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। क्रॉप फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है स्टोमेटल फिजियोलॉजी, रंध्रीय कार्यकी, जिसमें स्ट्रक्चर या संरचना, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण एंड स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म और रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि। तो सबसे पहले रंध्र की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा की बात कर लेते हैं। तो रंध्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? फेफर नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। और स्टोमाटा जो नेम है या टर्म है ये किसके द्वारा दी गई थी? मेलपिगी के द्वारा। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, अभी इंपॉर्टेंट चीज है। अब रंध्र जो है वो पर्ण के 1 से 2% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है, 1 से 2%, जो 1 to 2% जो एरिया है लीफ का उसको कवर करते हैं स्टोमाटा या रंध्र। रंध्र की बात करें तो ये दीर्घ वृत्ताकार आकृति की यानी कि एलिप्टिकल शेप होती है इनकी। सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है, माइन्यूट पोर्स होते हैं ये लीफ की सरफेस के ऊपर, जिनमें 2 विशेष अधिचर्म कोशिकाएं होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, दो एपिडर्मल सेल्स होती हैं इनके अंदर स्पेसिफिक टाइप की और उनका नाम क्या दिया जाता है? द्वार सेल्स या द्वार कोशिकाएं, या इनको बोल देते हैं गार्ड सेल्स। तो ये जो द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स होती हैं इनकी जो आकृति है या शेप है वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होती है। जैसे अगर हम डाइकोट प्लांट्स की या द्विबीजपत्री पौधों की बात करें तो इनमें ये द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स वृक्काकार होती हैं यानी किडनी शेप्ड होती हैं, जिसको रेनिफॉर्म भी बोल देते हैं। जबकि जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं यानी कि मोनोकोट प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स डंबल नुमा या डंबल शेप्ड होती हैं। तो ये इनकी आकृति में डिफरेंस या अंतर रहता है। उसके बाद द्वार कोशिकाएं जो हैं या जो गार्ड सेल्स होती हैं उनके छिद्र के चारों ओर की जो भित्ति होती है, ठीक है, जो पोर होता है या छिद्र होता है उसको कवर करने वाली या उसको घेरने वाली जो भित्ति या वॉल होती है वो काफ़ी थिक, मोटी व लोच रहित होती है। इसका मतलब इसमें इलास्टिसिटी वगैरह नहीं होती है। जबकि जो अदर वॉल्स होती हैं या शेष भित्तियां होती हैं चारों तरफ की वो पतली होती हैं, थिन होती हैं, लोचदार होती हैं यानी कि इलास्टिक होती हैं। ठीक है, उनका जो आकार है वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है, तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी या लोचदार या लचकता बोल देते हैं इसको। इसके अलावा ये अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल होती हैं। द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स के अंदर हरितलवक या जो हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक बहुत ही कम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन हरितलवकों के अंदर, इन क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर एक विशेष प्रकार के एंजाइम का अभाव होता है जिसका नाम क्या है अभी? रुबिस्को एंजाइम। तो रुबिस्को एंजाइम मेन होता है जो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है या स्थिरीकरण करता है। तो रुबिस्को एंजाइम की अनुपस्थिति है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण या हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है। द्वार कोशिकाएं या हम कह सकते हैं गार्ड सेल्स जो है वो चारों ओर से घिरी हुई रहती हैं
किसके द्वारा? रूपांतरित अधिचर्म कोशिकाओं के द्वारा, है ना, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स के द्वारा, और इनका नाम दिया जाता है सहायक कोशिकाएं, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स, या इनको एक्सेसरी सेल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये सहायक कोशिकाएं जो हैं ये काम क्या करती हैं? अभी द्वार कोशिकाओं की गति में सहायता करती हैं, यानी कि जो गार्ड सेल्स की मूवमेंट होती है, मूवमेंट का मतलब ये है कि द्वार कोशिकाएं फैलती हैं या सिकुड़ती हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से? इन सहायक कोशिकाओं या हम कह सकते हैं एक्सेसरी सेल्स की हेल्प से। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी, ये बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में आपको दिख रहा होगा एक छिद्र, और इस छिद्र को बोलते हैं स्टोमा। ये स्टोमा जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ रहता है दो द्वार कोशिकाओं के द्वारा। तो ये गार्ड सेल्स हैं, ये एक गार्ड सेल है और ये दूसरी गार्ड सेल है। इस गार्ड सेल, ये जो स्टोमा है या रंध्र है, इसके चारों ओर की जो भित्ति होती है आप लोग देख सकते हो थिक या मोटी होती है, जबकि जो अन्य भित्तियां होती हैं इन द्वार कोशिकाओं की, ये वाली जो भित्तियां हैं ये थिन होती हैं और इलास्टिक यानी कि लचकदार होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट्स या हरित लवक जो हैं वो इन गार्ड सेल्स के अंदर या द्वार कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। तो पिंक कलर से इनको शो किया गया है डॉटेड के द्वारा, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी बड़े आकार की, ये इनके न्यूक्लियस हैं द्वार कोशिकाओं के या गार्ड सेल्स के, इनके केंद्रक हैं। ठीक है, इसके अलावा इन गार्ड सेल्स के चारों ओर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो इन सहायक कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी सेल्स या एक्सेसरी सेल्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये सहायता करती हैं किसकी मूवमेंट में? गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाओं की गति में। इसके अलावा जो गार्ड सेल्स हैं इनके ठीक नीचे की तरफ, अगर अपने टिश्यूज के अंदर की तरफ जाएं लीफ में, तो इनके अंदर की तरफ एक गुहा उपस्थित होती है जिसको बोलते हैं सबस्टोमेटल कैविटी या उपरंध्रीय गुहा। तो ये जो उपरंध्रीय गुहा है ये गैसेस एक्सचेंज या गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती है। ठीक है, तो ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है, और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ इस तरह से आप देख सकते हो रेड कलर की, क्या है ये? क्यूटिकल है, और ये है सबस्टोमेटल कैविटी या उपरंध्रीय गुहा। बहुत सारे अनावर्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो हैं जिसके अंदर साइकस स्पाइनस वगैरह का नाम सुना होगा आपने, वो आते हैं। वह मृदबिद पौधे यानी जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं आपके जैसे कैपेरिस है ना, क्या बोलते हैं इसको? कैर बोल देते हैं या करीर बोल देते हैं। और इसके अलावा जैसे नागफनी है ना, कैक्टस, वो भी मृदबिद या जीरोफाइट होता है। तो इन पौधों में, यानी मृदबिद पौधे कौन से होते हैं भाई? जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे होते हैं, या हम कह सकते हैं डेजर्ट्स में जो रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनको मृदबिद पौधे या जीरोफाइट्स बोल देते हैं। तो इन दोनों प्रकार के पौधों में जो रंध्र या स्टोमाटा होते हैं वो पत्तियों में या लीव्स के अंदर गहराई के अंदर धंसे हुए रहते हैं या डीपली वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ताकि प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश के संपर्क में न हो। ठीक है, डायरेक्टली वो सनलाइट के कांटेक्ट में ना आ सकें, और कम से कम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन हो। तो इस प्रकार के जो गहराई में धंसे हुए रंध्र हैं उनको क्या कहा जाता है? सनकन स्टोमाटा या सनकन रंध्र कहा जाता है। ठीक है, यह इन पौधों में अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए एक अनुकूलन है। तो ये एक अडेप्टेशन है जिम्नोस्पर्म्स एंड जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर, कि वाष्पोत्सर्जन को या ट्रांसपिरेशन की जो रेट है उसको रिड्यूस किया जा सके या कम किया जा सके। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी, इसमें ये एक स्टोमेटल ग्रूव है, इसको रंध्रीय गुहा बोल देते हैं। तो जो एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस या निचली अधिचर्म जो है वो अंदर की तरफ धंस जाती है, और अंदर की तरफ धंसने से क्या बनाती है? स्टोमेटल ग्रूव या रंध्रीय गुहा बनाती है। अब इस रंध्रीय गुहा के अंदर ही जो स्टोमाटा है या रंध्र है वो खुलते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक स्टोमा दे रखा है, ये इसकी गार्ड सेल्स हैं, और इन गार्ड सेल्स के नीचे की तरफ क्या होता है? अभी सबस्टोमेटल कैविटी या उपरंध्रीय गुहा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है इस रंध्रीय गुहा का या स्टोमेटल ग्रूव का जो एनवायरनमेंट है या वातावरण है वो कैसा रहता है? नम रहता है या मॉइस्ट रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब इन रंध्रों से जो वाटर वेपर्स या जल वाष्प निकलकर इस स्टोमेटल ग्रूव में आएगी, ठीक है, वो बहुत ही धीमी गति से आएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही नमी उपस्थित है, तो और ज्यादा नमी इस गुहा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, जिससे क्या होता है? अभी ट्रांसपिरेशन की रेट या वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो जाती है। तो ये एक एडेप्टेशन या अनुकूलन है जीरोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। उसके बाद दो वैज्ञानिक थे,
मेटाकाफ व चॉक, इन दोनों ने संरचना के आधार पर या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर जो रंध्र हैं उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया था, या 4 प्रकारों के अंदर स्टोमाटा को इन्होंने डिवाइड किया था। सबसे पहला टाइप इन्होंने बताया एनोमोसाइटिक टाइप। ठीक है, तो एनोमोसाइटिक टाइप के जो रंध्र हैं वो क्या होते हैं भाई, इन रंध्रों में जो सहायक कोशिकाएं हैं वो अनुपस्थित होती हैं, ये इनकी खास बात है। जो एक्सेसरी सेल्स या सब्सिडियरी सेल्स हैं वो इन टाइप के रंध्रों के अंदर या स्टोमाटा के अंदर एब्सेंट होती हैं। द्वार कोशिकाएं जो हैं, या हम कह सकते हैं कि जो गार्ड सेल्स हैं, वो अपने चारों ओर अधिचर सामान्य जो अधिचरम कोशिकाएं होती हैं या नॉर्मल जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनके द्वारा घिरी हुई रहती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसमें कुछ फैमिलीज के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें कुल आता है रेननकुलेसी, कुकुरबिटेसी, पेपेवरेसी व मालवेसी। इन कुलों के जो पौधे होते हैं उनमें एनोमोसाइटिक टाइप के रंध्र जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी एनोमोसाइटिक टाइप का स्टोमा जो है वो शो किया हुआ है। तो इसमें स्टोमा रंध्र दे रखा है, रंध्र के दोनों तरफ क्या है भी, चारों तरफ 2 गार्ड सेल्स हैं, लेकिन गार्ड सेल्स के चारों ओर जो सहायक कोशिकाएं होती हैं या एक्सेसरी सेल्स या सब्सिडियरी सेल्स होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं या एब्सेंट होती हैं। तो ये सबसे पहला टाइप है। दूसरा टाइप आता है एनआइसोसाइटिक टाइप। तो इस तरह के जो रंध्र होते हैं उनमें जो द्वार कोशिकाएं या हम कह सकते हैं जो गार्ड सेल्स हैं वो चारों ओर से 3 सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई रहती हैं। देयर आर 3 एक्सेसरी सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, इनमें से इन तीनों सहायक कोशिकाओं में से जो 2 सहायक कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं भी, आकार में बड़ी होती हैं या लार्ज साइज की होती हैं, जबकि एक सेल या कोशिका ऐसी होती है जो छोटे आकार की होती है या स्मॉल साइज की होती है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, कुल आता है ब्रेसिकेसी या इसको क्रूसीफेरी भी बोल देते हो। तो उसके सदस्यों के अंदर इस तरह के जो स्टोमाटा या रंध्र है वो पाए जाते हैं। तो इस डायग्राम में देख सकते हो भी एनाइसोसाइटिक टाइप की जो स्टोमाटा है वो दे रखे हैं। इसमें बिल्कुल सेंटर में देख सकते हो आप स्टोमा या रंध्र है, रंध्र के चारों ओर क्या है अभी, 2 गार्ड सेल्स हैं या द्वार कोशिकाएं हैं, और इन द्वार कोशिकाओं के चारों ओर 3 सहायक कोशिकाएं हैं या सब्सिडियरी सेल्स या इनको एक्सेसरी सेल्स भी बोल देते हैं। तो 1, 2 और 3, इनमें से एक तो है छोटी, देखो स्मॉल सब्सिडियरी सेल या छोटी सहायक कोशिका, और 2 कोशिकाएं जो हैं वो बड़ी हैं, लार्ज सब्सिडियरी सेल और लार्ज सब्सिडियरी सेल। तो इस टाइप के जो स्टोमा है वो क्या कहलाते हैं, एनाइसोसाइटिक टाइप के स्टोमा जो है वो कहलाते हैं। तीसरा टाइप आता है डायासाइटिक टाइप। तो डायासाइटिक टाइप के रंध्रों में क्या होता है भी, जो द्वार कोशिकाएं हैं या गार्ड सेल्स हैं वो 2 सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई रहती हैं। ठीक है, उसके चारों ओर कितनी होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स कम हो गई, सहायक कोशिकाएं या एक्सेसरी सेल्स सिर्फ 2 ही होती हैं, और उनकी साझी जो भित्तियां होती हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उनकी जो कॉमन वॉल्स होती हैं वो द्वार कोशिकाओं की भित्तियों के समकोण पर होती हैं। ठीक है, जो गार्ड सेल्स हैं उनकी वॉल्स के राइट एंगल पर होती हैं या समकोण पर होती हैं। ये इसको डायग्राम से हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एक ही उदाहरण ध्यान में रखना है, इसमें 2 एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। तो 2 कुल या फैमिलीज हैं, एक तो है कैरियोफैलेसी और दूसरा है एकेंथेसी। तो इन दोनों कुलों के जो सदस्य या मेंबर्स होते हैं उन सब में डायासाइटिक टाइप के रंध्र जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो डायासाइटिक स्टोमा शो किया हुआ है, बिल्कुल सेंटर में या केंद्र में आपको एक स्टोमा या रंध्र दिख रहा होगा, और इस रंध्र के चारों ओर 2 गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं दिख रही होंगी, और इन द्वार कोशिकाओं के चारों ओर केवल 2 ही सहायक कोशिकाएं या एक्सेसरी सेल्स या सब्सिडियरी सेल्स उपस्थित हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हो ये राइट एंगल पर है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं की जो भित्ति है उसके राइट एंगल पर सब्सिडियरी सेल्स की भित्ति है। तो परपेंडिकुलर सब्सिडियरी सेल्स या हम कह सकते हैं समकोण पर उपस्थित सहायक कोशिकाएं। तो ये डायासाइटिक टाइप का स्टोमा है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है पैरासाइटिक टाइप। तो ऐसे जो रंध्र होते हैं इनमें भी द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स जो हैं वो 2 सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई रहती हैं, 2 एक्सेसरी सेल्स या सब्सिडियरी सेल्स होती हैं। लेकिन ये जो सब्सिडियरी सेल्स हैं या सहायक कोशिकाएं हैं इनकी साझी भित्तियां या कॉमन वॉल्स जो होती हैं वो द्वार कोशिकाओं के समानांतर होती हैं, या हम कह सकते हैं कि गार्ड सेल्स के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। तो इसमें 2 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, फैमिलीज के नाम दे रखे हैं रूबियसी व फेबेसी। ठीक है, तो इनके जो सदस्य होते हैं या मेंबर्स आते हैं इनमें जो, उनमें पैरासाइटिक टाइप के स्टोमाटा पाए जाते हैं। तो इस डायग्राम में देख सकते हो भी पैरासाइटिक स्टोमा शो किया हुआ है। तो बिल्कुल सेंटर में स्टोमा है और स्टोमा के चारों ओर 2 गार्ड सेल्स या रंध्र कोशिकाएं हैं, और इन रंध्र कोशिकाओं के चारों ओर
दो सब्सिडियरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं हैं, और ये कैसी हैं अभी, पैरेलल है या समानांतर हैं किसके, इन द्वार कोशिकाओं की। ठीक है, तो इस टाइप के स्टोमा क्या कहलाते हैं, पैरासाइटिक स्टोमा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रंध्रीय आवृत्ति की या स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी की। तो लीफ का जो पर यूनिट एरिया होता है या पत्ती का जो प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है, उसमें जितने रंध्र पाए जाते हैं या उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टोमाटा या रंध्रों की संख्या होती है, उसको हम लोग रंध्रीय आवृत्ति या स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। ठीक है, अगर हम तुलना करें मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स की, यानी समोद्भिद पौधों और मृदुविद पौधों की, तो हम लोग क्या देखते हैं कि समोद्भिद पौधों की तुलना में, यानी मीजोफाइट्स के कंपैरिजन में जो जीरोफाइट्स होते हैं या मृदुविद पौधे होते हैं, उनमें रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यानी कि स्टोमाटा जो है वो ज्यादा नंबर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मीजोफाइट्स या समोद्भिद पौधों में कम रंध्र, जबकि मृदुविद पौधे या जीरोफाइट्स में ज्यादा संख्या में रंध्र या स्टोमाटा पाए जाते हैं। रंध्रों की संख्या की बात करें तो विभिन्न जो पादप जातियां होती हैं या डिफरेंट जो प्लांट स्पीसीज होती हैं, उनमें रंध्रों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, न्यूनतम कितनी हो सकती है अभी लीफ के ऊपर, 1000 से 1000 कम से कम हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 60,000 तक। तो इसका मतलब जो रंध्रीय आवृत्ति है वो 1000 से 60,000 रंध्र प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो है वो संख्या पाई जाती है अलग अलग पादप जातियों के अंदर। अगर हम वृक्षों व झाड़ियों की, यानी कि ट्रीज एंड श्रब्स की तुलना करें किसके साथ, हर्ब्स के साथ या शाकों के साथ, तो हम लोग क्या देखेंगे कि वृक्षों व झाड़ियों के अंदर जो रंध्रीय आवृत्ति है या स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी है वो शाकों यानी हर्ब्स की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो वृक्षों व झाड़ियों में ज्यादा संख्या में रंध्र पाए जाते हैं, जबकि शाकों यानी हर्ब्स के अंदर कम संख्या में रंध्र जो है वो पाए जाते हैं लीफ पर। अगर हम रंध्रों की बात करें या स्टोमाटा की बात करें, तो जब वो पूरी तरह से खुली हुई अवस्था में होते हैं, ठीक है, जब स्टोमाटा कंप्लीटली ओपन स्टेज में होते हैं, तो रंध्र पर्ण के कुल क्षेत्रफल का या कुल टोटल जो एरिया होता है लीफ का, उसका लगभग 1 से 2% जो एरिया है या 1 से 2% जो क्षेत्रफल है उसको घेर लेते हैं या कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब जो पौधे होते हैं या आवर्तबीज, या हम कह सकते हैं जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं, उनमें दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। एक तो होती हैं समद्विपार्श्विक पत्तियां या जिसको आइसोबायलेटरल लीव्स भी बोल देते हैं। दूसरी होती हैं पृष्ठाधरी पत्तियां या जिसको डॉर्सी वेंट्रल लीव्स भी बोल देते हैं। समद्विपार्श्विक पत्तियां पाई जाती हैं एक बीजपत्री पौधों के अंदर, यानी कि जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, और जो डॉर्सी वेंट्रल लीव्स हैं या पृष्ठाधरी पत्तियां हैं वो डाइकोट प्लांट्स यानी द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। सबसे पहले अगर समद्विपार्श्विक पत्तियों की बात करें यानी आइसोबायलेटरल लीव्स की बात करें, तो इनमें ऊपरी व निचली दोनों सरफेसेस पर या ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर लगभग समान संख्या में या इक्वल नंबर के अंदर स्टोमाटा या रंध्र जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन अगर पृष्ठाधरी पत्तियों या डॉर्सी वेंट्रल लीव्स की बात करें, तो इनमें ऊपरी जो सतह या अपर सरफेस जो होती है उनमें रंध्रों की संख्या कम होती है, जबकि जो निचली सतह या लोअर सरफेस होती है वहां पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है या ज्यादा संख्या में स्टोमाटा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टोमाटा पर mm² या मिलीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टोमाटा हैं वो दे रखे हैं अलग अलग प्लांट्स के अंदर। तो अपर सरफेस पर कितने हैं यानी ऊपरी सतह पर कितने हैं, और लोअर सरफेस यानी निचली सतह पर कितने हैं वो भी दे रखे हैं। तो एक पहले मोनोकोट्स की बात करेंगे एक बीजपत्री पौधों की, और फिर डाइकोट्स यानी द्विबीजपत्री पौधों की बात करेंगे। एक बीजपत्री पौधों में आप देख सकते हो, अगर गेहूं की बात करें तो ऊपरी सतह पर 50, निचली सतह पर 40। जौ या बार्ले की बात करें तो ऊपरी सतह पर 70 और निचली सतह पर 85। ओनियन यानी प्याज की बात करें तो ऊपरी सतह पर 175 और लोअर सरफेस यानी निचली सतह पर भी 175। तो आप देख सकते हो भी मोनोकोट्स या एक बीजपत्री पौधों में जो रंध्र हैं वो ऊपरी और निचली सतह पर लगभग एक समान होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी तरफ डाइकोट्स की बात करें एक बीजपत्री पौधों की, तो सनफ्लावर के अंदर आप देख सकते हो अपर सरफेस पर 120 और लोअर सरफेस यानी निचली सतह पर 175। अल्फा की बात करें तो इसके अंदर अपर सरफेस पर 169 और लोअर सरफेस पर 188। जिरेनियम की बात करें तो इसमें अपर सरफेस पर 29 और लोअर सरफेस पर 179 स्टोमाटा जो है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो डाइकोट प्लांट्स में लोअर सरफेस पर या निचली सतह पर ज्यादा संख्या में जो रंध्र हैं वो पाए जाते हैं
अपर सरफेस या ऊपरी सतह की तुलना में। उसके बाद बात करेंगे रंध्रीय वितरण या स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पत्तियों में या लीव्स के अंदर रंध्रों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण होता है स्टोमाटा का, और व्यवस्था के आधार पर यानी अरेंजमेंट के बेस पर जो पौधे हैं या प्लांट्स हैं उनमें 4 श्रेणियां या 4 कैटेगरीज जो हैं वो पहचानी गई हैं। तो कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले आते हैं हाइपोस्टोमेटिक टाइप, है ना। हाइपो का मतलब होता है निचला या लोअर, स्टोमेटिक मतलब रंध्र। तो अगर रंध्र पत्ती की या लीफ की केवल और केवल निचली सतह पर या लोअर सरफेस पर ही पाए जाते हैं तो ऐसा जो प्रकार है लीफ का वो क्या कहलाता है, हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहलाता है। उदाहरण या एग्जाम्पल की बात करें तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं या डाइकोट प्लांट्स होते हैं, जैसे सेब है, आड़ू है, शहतूत है ना, अखरोट, आलू, गोभी, सेम, टमाटर, इसके अलावा मटर आदि है ना। तो ये जो द्विबीजपत्री पौधे या डाइकोट प्लांट्स होते हैं इनमें हाइपोस्टोमेटिक टाइप जो है वो पाया जाता है। तो आप देख सकते हो भी ये अपर सरफेस है या ऊपरी सतह है और इसमें रंध्र जो है वो बहुत ही कम संख्या में या एब्सेंट है, जबकि लोअर सरफेस या निचली सतह जो है उस पर ज्यादा संख्या में रंध्र जो है वो उपस्थित हैं। उसके बाद आती है एम्फीस्टोमेटिक टाइप। तो एम्फी का मतलब होता है दोनों तरफ, स्टोमेटिक मतलब रंध्र। तो अगर रंध्र दोनों ऊपरी और निचली सतहों पर यानी अपर एंड लोअर सरफेस पर लीफ की पाए जाते हैं, समान रूप से लगभग वितरित होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक टाइप। एग्जाम्पल की बात करें तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं या मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है, जैसे मक्का के अंदर, मेज में, जई यानी ऑट्स के अंदर, घास यानी ग्रासेस आदि के अंदर, है। तो डायग्राम में देख सकते हो ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमाटा या रंध्र उपस्थित हैं और लोअर एपिडर्मिस में भी रंध्र या स्टोमाटा उपस्थित हैं। तीसरा टाइप आता है एपिस्टोमेटिक टाइप। एपी का मतलब होता है अपर या ऊपरी और स्टोमाटा यानी रंध्र हो ही गया। तो अगर रंध्र केवल पत्ती की जो अपर सरफेस या ऊपरी सतह होती है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड या वितरित होते हैं तो इस तरह की जो लीफ है वो क्या कहलाती है, एपिस्टोमेटिक लीफ कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो उतराते जलोदविद होते हैं यानी कि जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं, यानी जिनकी लीफ तैरती रहती है, किसके ऊपर, फ्लोट करती रहती है, जल की सतह के ऊपर, ठीक है। ऐसे जो जलोदविद पौधे होते हैं उनमें इस प्रकार के जो स्टोमाटा है या रंध्र हैं वो पाए जाते हैं। जैसे जल लिली जिसको वाटर लिली भी बोल देते हैं, इसके अलावा जो निम्फिया है उसमें भी इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसमें अपर सरफेस अपर एपिडर्मिस या ऊपरी अधिचर्म के अंदर डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे रंध्र उपस्थित हैं, जबकि लोअर एपिडर्मिस या निचली सतह पर रंध्र अनुपस्थित हैं। तो इस तरह की लीव्स क्या कहलाती हैं, एपिस्टोमेटिक लीव्स। उसके बाद आता है एस्टोमेटिक टाइप। ए का मतलब होता है एब्सेंट या अनुपस्थित और स्टोमेटा यानी रंध्र। तो अगर रंध्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं या कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं स्टोमाटा, या फिर अगर उपस्थित हों या प्रेजेंट हों तो वो अवशेष होते हैं, या हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग फॉर्म में होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, बहुत ही इनएक्टिव या निष्क्रिय होते हैं। तो इस प्रकार की लीव्स क्या कहलाती हैं, एस्टोमेटिक लीव्स कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जल मगन जलोदविद यानी जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं जिनमें पौधे जो हैं वो पूरी तरह से जल के अंदर डूबी हुई अवस्था में रहते हैं, जैसे कि पोटेमोजिटन है। तो इस तरह के पौधों में ऐसे रंध्र जो हैं या ऐसे जो पत्तियां हैं वो पाई जाती हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे रंध्रीय गति की या स्टोमेटल मूवमेंट की। तो रंध्रों की गति के आधार पर या हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट है स्टोमाटा की उसके बेस पर स्टोमाटा या रंध्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है फोटो एक्टिव स्टोमाटा, है ना, प्रकाश सक्रिय रंध्र इनको बोल देते हैं। तो जब रंध्रीय गति या स्टोमेटल मूवमेंट जो होती है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि सनलाइट के द्वारा कंट्रोल होती है, तो ऐसे जो रंध्र हैं या स्टोमाटा है वो क्या कहलाते हैं, फोटो एक्टिव स्टोमाटा या प्रकाश सक्रिय रंध्र कहलाते हैं। तो दिन के समय जो रंध्र हैं वो खुल जाते हैं यानी ओपन हो जाते हैं डे टाइम पर, और रात के समय या नाइट के टाइम में जब अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो ये रंध्र बंद हो जाते हैं या स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसे स्टोमाटा क्या कहलाते हैं, फोटो एक्टिव। उदाहरण के लिए जैसे अधिकांश पौधे, ज्यादातर पौधों में ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। दूसरा टाइप है स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको प्रकाश निष्क्रिय रंध्र, ठीक है, या हम कह सकते हैं रात्रि सक्रिय रंध्र। तो जब रंध्रीय गति या स्टोमेटल मूवमेंट जो है वो अंधकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है या डार्क के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो ऐसे जो रंध्र हैं या स्टोमाटा हैं वो क्या कहलाते हैं, स्कोटो एक्टिव
स्टोमाटा कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो रंध्र होते हैं वो रात के समय खुले रहते हैं या ओपन रहते हैं, और दिन के समय ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो डे टाइम में ये स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे। तो ऐसे स्टोमाटा क्या कहलाते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो जो कैम प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म इसको बोलते हैं, कैम की फुल फॉर्म होती है। तो कैम पौधे जो होते हैं उनमें जैसे ब्रायोफिलम है, क्रैसुला है, सीडम है, ओपनशिया है, ठीक है, ये कैम प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं। तो इन पौधों के अंदर स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा आता है हाइड्रो एक्टिव स्टोमाटा। ठीक है, हाइड्रो यानी जल के द्वारा। तो जब अधिचर्म कोशिकाएं, या हम कह सकते हैं कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो बहुत अधिक स्फीत होती हैं, या हम कह सकते हैं कि वो फुली टर्जिड कंडीशन में होती हैं, तो प्रेशर की वजह से या दाब के कारण ये जो रंध्र हैं वो बंद हो जाते हैं। दिन के मध्य में, यानी कि जब मिड डे का मिड होता है बिल्कुल, यानी 12 बजे होते हैं दोपहर के, तो उस समय वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अधिचर्म कोशिकाओं से या एपिडर्मल सेल से जो जल है वो निकल जाता है या इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, प्रेशर या दाब कम हो जाता है, और दाब के कम होने पर ये जो रंध्र हैं या स्टोमाटा हैं वो खुल जाते हैं या ओपन हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो रंध्रों की गति है या मूवमेंट है स्टोमाटा की, उसको जल की गति द्वारा नियंत्रित किया जाता है या वाटर मूवमेंट के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे जो रंध्र हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोएक्टिव स्टोमाटा कहलाते हैं। पोटेशियम आयंस जो हैं वो रंध्रों के खुलने में, या हम कह सकते हैं कि जो स्टोमाटा है वो उनके ओपन होने में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसको सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, या हम कह सकते हैं यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, पोटेशियम आयनों के द्वारा रंध्रों के खुलने को। एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, फ्यूजिनो। 1967 में 1967 में इनके द्वारा पहली बार यह देखा गया था कि रंध्रों का जो खुलना है या हम स्टोमाटा का जो ओपनिंग है वो पोटेशियम आयनों के द्वार कोशिकाओं में प्रवेश के कारण होती है। ये कहते हैं कि पोटेशियम आयंस जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर या द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, और उसकी वजह से रंध्र खुलते हैं या स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो ये सबसे पहली बार किसने देखा था, फ्यूजिनो ने देखा था 1967 में। तो स्टोमेटल ओपनिंग की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो पोटेशियम आयनों का जो स्रोत है वो कौन सा हो सकता है अभी, तो इसमें दो तरह के स्रोत हो सकते हैं। एक तो सहायक कोशिकाएं यानी कि जो एक्सेसरी सेल्स या सब्सिडियरी सेल्स हैं वो हो सकती हैं, दूसरी अधिचर्म कोशिकाएं यानी कि एपिडर्मल सेल्स। तो इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं से जो पोटेशियम आयंस हैं वो आते हैं। उसके बाद पोटेशियम आयंस जो हैं इनको ग्रहण करने से जल विभव की प्रवणता नियंत्रित होती है। ठीक है, जो वाटर पोटेंशियल होता है किसमें, गार्ड सेल्स में और सहायक कोशिकाएं यानी सब्सिडियरी सेल्स में, इनके अंदर जो जल की सांद्रता है या हम कह सकते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसमें डिफरेंस आ जाता है या अंतर आ जाता है, और इसी अंतर की वजह से जल की गति होती है या वाटर की मूवमेंट होती है एक सेल से दूसरी सेल में या दूसरी सेल से पहली सेल में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रवणता या जल विभव की प्रवणता, या कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट। तो इसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, पोटेशियम आयनों या को ग्रहण करने से। पोटेशियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि, अगर पोटेशियम आयंस जो हैं वो गार्ड सेल्स के अंदर या द्वार कोशिकाओं के अंदर उनकी सांद्रता बढ़ जाए या संख्या बढ़ जाए, तो क्या होगा, अभी द्वार कोशिकाओं की प्रसरण सांद्रता को बढ़ाती है। ठीक है, गार्ड सेल्स की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है ऐसा होने से। ठीक है, इससे होगा क्या, अभी अब देखो जो द्वार कोशिकाएं हैं उनकी सांद्रता बढ़ गई, और जल हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। तो इसका मतलब जो जल है वो द्वार कोशिकाओं में जल का क्या होगा, प्रासरणीय प्रवेश होगा, या ऑस्मोटिक एंट्री होती है वाटर की द्वार कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, जिसे होता क्या है, अभी स्फीति दाब यानी कि जो टर्गर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, एटीपी जो है वो द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम आयनों के प्रवेश में सहायता करता है। अब यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है ना, ऊर्जा खर्च होती है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होगी कहाँ पे, द्वार कोशिकाओं में। तो पोटेशियम आयनों का जो प्रवेश है वो एटीपी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ऊर्जा इसके लिए आवश्यक होती है। एक साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है, लेविट। इसने 1974 में ये देखा कि जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन्स यानी H+ जो होते हैं वो सहायक कोशिका के द्वारा
एटीपी की सहायता से ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, जो एक्सेसरी सेल है जब प्रोटॉन को ग्रहण करती है तो वहां पर एटीपी खर्च किया जाता है। तो ये सबसे पहले किसने देखा था? लेविट ने देखा था 1974 के अंदर। ठीक है, तो इससे होता क्या, अभी द्वार कोशिकाओं में या हम कह सकते हैं गार्ड सेल्स के अंदर जो पीएच का मान है वो बढ़ जाता है, या पीएच के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, तो इसका मतलब पीएच बढ़ेगी, एसिडिटी कम होगी और एल्कलिनिटी या क्षारकता जो है वो बढ़ती है। जब पीएच में वृद्धि हो जाती है द्वार कोशिकाओं के, तो जो स्टार्च होती है वो कार्बनिक अम्ल, ठीक है, या कार्बोनिक एसिड्स के अंदर परिवर्तित होना शुरू कर देती है या चेंज हो जाती है। जैसे कि मैलिक अम्ल के अंदर परिवर्तित हो गई स्टार्च, है ना। तो स्टार्च किस में परिवर्तित होगी? इस डायग्राम में देख सकते हो भी, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, पीजीए के अंदर। तो पीजीए से फिर कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनेगा? पीईपी बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनेगा, प्लस CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से, पीईपी से क्या बनेगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से फाइनली मैलिक एसिड जो है वो बन जाता है। उसको डायग्राम से देखेंगे अपने आगे। मैलिक अम्ल जो होता है वो आगे H+ और मैलेट आयन में विघटित हो जाता है। ठीक है, मैलिक अम्ल का फिर आगे डिसोसिएशन होता है H+ आयनों में और मैलेट आयनों के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं अभी डायग्राम से। पोटेशियम आयनों का जो ग्रहण है, ठीक है, पोटेशियम आयनों का जो अपटेक है उसको संतुलित किया जाता है या बैलेंस किया जाता है। किसके द्वारा? निम्न में से किसी एक प्रक्रिया के द्वारा। सबसे पहला है क्लोराइड का ग्रहण, यानी कि क्लोराइड आयंस जो है वो सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में एंटर कर सकते हैं। नंबर 1, क्योंकि पोटेशियम आयनों का जब ग्रहण किया जाता है तो द्वार कोशिकाओं के अंदर पॉजिटिव चार्ज, यानी कह सकते हैं कि धन आवेश बढ़ जाता है। तो इस धन आवेश को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उदासीन करने के लिए ऋण ऋण आवेश, या हम कह सकते हैं कि ऋणायन चाहिए होते हैं। तो वो ऋणायन क्या हो सकते हैं? या तो क्लोराइड आयन ग्रहण किए जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? कार्बनिक अम्लों से H+ आयनों का परिवहन, जैसे कि मैलिक अम्ल। ठीक है, जो कार्बनिक अम्ल होते हैं या कार्बोनिक एसिड्स होते हैं गार्ड सेल्स के अंदर, वहां से H+ आयनों का जो परिवहन है वो सहायक कोशिकाओं में कर दिया जाए। H+ आयनों को कहाँ डाला जाए? सहायक कोशिकाओं के अंदर। जिससे क्या होता है, द्वार कोशिकाओं के अंदर H+ आयनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और जो कार्बनिक अम्ल हैं वो ऋणायनों के रूप में आ जाते हैं। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? जब वे H+ आयन खोते हैं, जब कार्बनिक अम्ल जो है वो H+ आयन को त्याग देते हैं, तो कार्बनिक अम्लों के ऋणात्मक आवेश से, तो नेगेटिव चार्ज जो कार्बनिक अम्लों पर आ जाता है, उससे भी ये जो पोटेशियम आयनों का जो पॉजिटिव चार्ज है या धन आवेश है वो न्यूट्रलाइज या संतुलित हो जाता है। द्वार कोशिकाओं के अंदर या गार्ड सेल्स के अंदर बड़ी मात्रा में पोटेशियम आयनों का जो संचय है ना, पोटेशियम आयन जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में द्वार कोशिकाओं में आ जाते हैं। ठीक है, ऋण आवेशित आयनों अर्थात क्लोराइड और मैलेट के ग्रहण से विद्युतीय रूप से संतुलित होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, पोटेशियम आयनों की वजह से द्वार कोशिकाओं में धनावेश बढ़ जाता है। इसको न्यूट्रलाइज करना है, उदासीन करना है या संतुलित करना है विद्युतीय रूप से, तो किसके द्वारा किया जाता है? ऋण आवेशित आयनों के द्वारा। और ऋण आवेशित आयन या नेगेटिव जो आयन्स हैं वो कौन से हैं? या तो क्लोराइड हैं या फिर मैलेट जो आयन्स होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, तो उनके द्वारा इसको संतुलित किया जाता है। खुले रंध्रों की द्वार कोशिकाओं में अगर ओपन स्टोमाटा है तो उनकी जो गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं होती हैं उनमें कहता है कि उच्च मात्रा में मैलेट की जो मात्रा है उनमें उच्च होती है या हाई होती है, और स्टार्च के जल अपघटन द्वारा जमा होती है। स्टार्च का जल अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, जिससे मैलेट बनता है। तो मैलेट जो है वो ज़्यादा मात्रा में इन द्वार कोशिकाओं के अंदर जमा हो जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी होता क्या है, पोटेशियम आयंस जो हैं इनको एंटर करवाया जाता है किसमें? इन द्वार कोशिकाओं के अंदर, इन द्वार कोशिकाओं में या इन गार्ड सेल्स के अंदर। और जो हाइड्रोजन आयंस हैं या H+ आयंस होते हैं इनको बाहर निकाला जाता है किसमें? सब्सिडियरी सेल में, यानी सहायक कोशिका में डाला जाता है। तो इससे होता क्या है, अभी इसकी जो पीएच है द्वार कोशिका की वो बढ़ जाती है। पीएच बढ़ने से क्या होता है, अभी जो स्टार्च है उसका डिसोसिएशन होता है या अपघटन होता है, और ये पीईपी में कन्वर्ट हो जाती है। पीईपी जो है फिर पैपकेज एंजाइम, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है, और पैप क्या बनाता है? अभी मैलिक एसिड का निर्माण कर देता है। अब ये जो मैलिक एसिड है ये H+ आयनों को निकाल देगा और मैलेट आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैलेट आयन जो है
पोटेशियम आयन जो कि कहाँ से लिए जाते हैं, सब्सिडियरी सेल से लिए जाते हैं। इन पोटेशियम आयनों के साथ मिलकर पोटेशियम मैलेट बना लेता है, और ये पोटेशियम मैलेट क्या है, एक तरह का सॉल्ट है। सॉल्ट कहाँ चला जाता है अभी, जो सेंट्रल वैक्यूल या केंद्रीय रिक्तिका होती है उसके अंदर चला जाता है। तो सेल सैप की जो सांद्रता है या जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, और सेल सैप की सांद्रता बढ़ जाती है, इसका मतलब जो जल है वो सहायक कोशिकाओं से या आसपास की कोशिकाओं से किस में एंटर करेगा, इन गार्ड सेल्स के अंदर या द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करेगा, यानी एंडोस्मोसिस होगा, अंत्यप्रासरण होगा, जिससे गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं फूल जाएंगी। फूलने की वजह से ये जो रंध्र है वो खुल जाता है, या स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो ये क्या है अभी, पोटेशियम प्रोटॉन आयन एक्सचेंज इन गार्ड सेल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे लाइट। तो ये दिन के समय होने वाली प्रक्रिया है। स्टोमेटल क्लोजिंग की बात करते हैं तो रंध्र बंद कब होते हैं, अभी रात्रि के समय या रात के समय होते हैं, नाइट टाइम में जब अंधेरा होता है। तो अंधेरा होता है जब शाम को अंधेरा छाने लगता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, पोटेशियम और क्लोराइड आयनों के द्वार कोशिकाओं से अधिचर्म व सहायक कोशिकाओं में निष्क्रिय या अत्यधिक उत्प्रेरित उत्सर्जन द्वारा रंध्रों को बंद किया जाता है। यानी द्वार कोशिकाओं के अंदर जो पोटेशियम आयंस होते हैं या क्लोराइड आयंस होते हैं, अंधेरा होते ही वो वापस कहाँ चले जाते हैं, सहायक कोशिकाओं में, यानी कि एक्सेसरी सेल्स के अंदर या सब्सिडियरी सेल्स में एंटर करने लग जाते हैं। यानी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो दिन के समय गार्ड सेल्स में हुई थी, वो सारी की सारी रिवर्स प्रक्रियाएं होने लग जाती हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में होने लग जाती हैं। तो द्वार कोशिकाओं से इन पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस को कहाँ डाला जाता है, अधिचर्म कोशिकाओं यानी कि एपिडर्मल सेल्स एंड सहायक कोशिकाओं यानी सब्सिडियरी सेल्स के अंदर डाला जाता है, या तो निष्क्रिय रूप से यानी इनएक्टिव फॉर्म में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है, या फिर अत्यधिक उत्प्रेरित उत्सर्जन या इंड्यूस्ड या उत्प्रेरित क्या किया जाता है, इसका एक्सक्रीशन किया जाता है या उत्सर्जन किया जाता है इन पोटेशियम एंड क्लोराइड आयनों का। और इससे क्या होता है अभी, रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं या स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं। यह माना जाता है कि सहायक कोशिकाओं में पोटेशियम का सक्रिय अवशोषण तंत्र होता है। जो सब्सिडियरी सेल्स या एक्सेसरी सेल्स होती हैं उनमें पोटेशियम आयनों का जो अवशोषण करना होता है या एब्जॉर्प्शन करना होता है, उसके लिए सक्रिय अवशोषण तंत्र या एक्टिव एब्जॉर्प्शन सिस्टम उसमें होता है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी, तो दिन के समय क्या किया जाता है, रात के समय क्या किया जाता है, क्योंकि रात को रंध्र बंद होते हैं, तो इसमें पोटेशियम आयनों को वापस कहाँ डाला जाता है, सब्सिडियरी सेल यानी सहायक कोशिका में डाला जाता है। और जो प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ जाते हैं अभी, गार्ड सेल्स के अंदर या द्वार कोशिकाओं में आ जाते हैं। जब प्रोटॉन्स गार्ड सेल्स में या द्वार कोशिकाओं में आएंगे तो इसकी जो पीएच है गार्ड सेल की, या जो पीएच होती है इस द्वार कोशिका की, वो कम हो जाती है। पीएच कम होने से एसिडिक एनवायरनमेंट या अम्लीय वातावरण बढ़ता है, और अम्लीय वातावरण में स्टार्च का रीसिंथेसिस या पुनर्निर्माण होता है। तो कैसे होगा पुनर्निर्माण, ये जो सेल सैप होता है किसका, सेंट्रल वैक्यूल या केंद्रीय रिक्तिका का, इसमें से पोटेशियम मैलेट बाहर निकलेगा। ये पोटेशियम मैलेट फिर पोटेशियम को त्याग देगा और मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैलेट जो है वो फिर प्रोटॉन के साथ जुड़कर मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, मैलिक एसिड के अंदर। और फिर मैलिक एसिड क्या करता है अभी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को निकाल देता है, और मैलेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में पैप यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और PEP जो है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ऐसा होने से क्या होता है, अभी जो सांद्रता होती है इस सेल सैप की, या जो सेल सैप होता है किसका, केंद्रीय रिक्तिका का, उसकी सांद्रता कम हो जाती है। सांद्रता कम होते ही जो जल है उसका क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, ठीक है, बाह्य प्रसारण होगा। तो इस द्वार कोशिका से जल जो है वो बाहर निकलने लग जाता है, और रंध्र जो है वो बंद हो जाता है या क्लोज हो जाता है स्टोमाटा। तो ये डायग्राम किसको शो कर रहा है अभी, पोटेशियम प्रोटॉन आयन एक्सचेंज इन गार्ड सेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाइट डार्क। तो रात के अंधेरे में ये प्रक्रियाएं जो हैं वो गार्ड सेल के अंदर होती हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।